नोएडा के जितेंद्र यादव याद हैं आपको? जी हाँ, नोएडा के जितेंद्र यादव वही जितेंद्र यादव जिनकी 3 फरवरी 2018 को विजय दर्शन शर्मा नाम के एक पुलिस वाले ने गर्दन में गोली मारी। गोली ऐसी मारी कि यहाँ गोली मारी और गोली पीछे पार होकर गाड़ी में फंस गई थी। स्कॉर्पियो गाड़ी से अपने ये 3 दोस्तों के साथ रात को लौट रहे थे, 10 बजे का समय था। अपने घर के पास ही आए और घर की तरफ मुड़ने वाले थे कि वहीं पर पुलिस वाले ने रोक लिया। आगे की क्या कहानी है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो लड़का आज से 8 साल पहले मिस्टर उत्तराखंड रह चुका हो, जो अपने पैरों से 400 किलोग्राम 300 किलोग्राम वजन उठाता हो और बड़े बड़े सुरमाओं को बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन में मात देता हो, आज वो इस लायक भी नहीं है कि अपने हाथ से 1 गिलास पानी भी उठा करके पी सके। उसकी बॉडी गर्दन के नीचे की पूरी पैरालाइज हो चुकी है। उसको पता ही नहीं है कि मेरी बॉडी गर्दन के नीचे भी कोई एग्जिस्ट करती है। आप देख सकते हैं कि ये मेरे साथ जितेंद्र यादव मौजूद हैं। इनके हालात इस कदर हैं कि अगर खुद अपनी कहानी बताने पर आ जाए तो आप लोग की आंखों से आंसू निकल आएंगे। आज इनसे मैं आया हूँ मिलने, बातचीत करने, समझने कि 8 साल बाद भी वो दर्द कैसा है, जो सरकारी आश्वासन मिले, जो मुआवजे की बात हुई, जो पत्नी को नौकरी की बात हुई, वो कहाँ है। पूरी वीडियो को पूरी देखिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जो कमेंट होंगे वो भी आप बताइएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2018 में जितेंद्र यादव को गोली मारी जाती है नोएडा में। आइए बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या हुआ था उस रात को? सर 3 फरवरी 2018 को मेरी दीदी की लगन सगाई थी गाजियाबाद में। हम लगन करके वापस आ रहे थे और रास्ते में मेरे घर के पास ही 4 पुलिस वाले ब्रेजा गाड़ी में दारू पी रहे थे और उन्होंने चेकिंग के बहाने से मुझे हाथ दिया। मैंने अपनी गाड़ी साइड में लगा ली तो उन्होंने गाड़ी में चेकिंग वेकिंग करी। मेरी गाड़ी में कुछ नहीं मिला। दीदी के कार्ड वगैरह थे, जो शादी के कार्ड वगैरह होते हैं। तो उन्होंने कहा डीएल, उस टाइम सर मैं झूठ बोलूँ आपसे, मेरा डीएल नहीं बना था। तो मैंने कहा सर सॉरी डीएल तो है नहीं, हाँ जस्ट बराबर से हैं, दीदी की शादी थी उसमें से आए हुए हैं, सामान वामान पहुँचा के आए हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा कहाँ रहते हो? मैंने कहा सर यहीं का रहने वाला हूँ। उन्होंने नाम पूछा, मैंने कहा सर जितेंद्र यादव नाम है मेरा। तो उन्होंने कहा अच्छा यादव है। तो पता नहीं उन पर यादव के नाम से कौन सा भूत सवार था, एकदम नाम सुनते ही उसने कहा चलो चौकी पे चलो। मैंने कहा सर चौकी पे क्यों? मैंने क्या कुछ बुरा कर दिया? तो तुम चौकी पे चलो, डीएल नहीं है वहीं पे बात करेंगे। मैंने कहा सर देख लो, सॉरी वॉरी बोली, खूब रिक्वेस्ट करी, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। तो सर वो कहने लगे, उनसे थोड़ी बहुत मैंने हाथ मिन्नत कर, मैं सर रहने दो, घर पे डांट वाट पड़ेगी, 10 बज रहे हैं, मैनेज कर लेते हैं। उन्होंने नहीं नो। फिर वो जो गाली गुप्तार पर तले आए, उन्होंने कहा माधव चौथ तुम लोग सरकार आते हैं अपने आप को जो ना सब अकली चादर समझने लगते हो और वो समझने लगते हो। सर वो गाली गुप्तार, मैंने कहा सर मैंने कोई क्राइम तो करा नहीं जो आप इस तरह से बिहेव कर रहे हो। यादव, जितेंद्र यादव नाम सुनने पर यादव सुनते ही भड़क गया पुलिस वाला। हाँ बिल्कुल, यादव सुनते ही गाली गुप्तार पर उतर आए और कहने लगा चौकी पर चल, चौकी पे बात करूँगा। तो सर मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, उन्होंने ना बाजा। बहुत दारू पी रखी थी, खड़े खड़े हिले थे। अच्छा। 4 पुलिस वाले थे। हाँ ब्रेजा गाड़ी थी लाल कलर की, उसमें दारू पी रहे थे। सर मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी तो वो नहीं बाज आई। अपनी वर्दी में थे वो लोग? हाँ चारों 2 वर्दी में थे, 2 सिविल वर्दी में थे। अच्छा। हाँ तो सर मैंने खूब रिक्वेस्ट करी, तो फिर मैंने ज़्यादा रिक्वेस्ट करी तो उसने, विजय दर्शन ने जो 2 स्टार था एसआई था, उसने सर पिस्टल निकाल के अपनी यहाँ से और कोक करके मेरे माथे पे यहाँ पे रख दी। उसने कहा माधव चौथ बैठ रहा, गाड़ी में नहीं बैठ रहा। अच्छा। और चाबी दे। मैंने कहा सर आपने ड्रिंक कर रहा है कि मैं आपको चाबी नहीं दूँगा। आप लोग कितने लोग थे? 3 लोग? हम 3 लोग थे, वो पुलिस वाले 4 थे। अच्छा। मैंने कहा सर आपने ड्रिंक कर रहा कि आप गाड़ी में बैठ जाओ, चलो चौकी पे चलना है, चौकी पे चल देता हूँ मैं। आपने ड्रिंक कर रहा कि मैं आपको चाबी नहीं दूंगा। सर उसने पिस्टन कोक करके मेरे माथे पे लगा दी। तो मैंने डर के चाबी पकड़ा दी उसको। मैंने कहा कभी कभी गोली वोली ना मार दे। पहली बार ज़िंदगी में गोली देखी, पुलिस से बात करी पहली बार। कभी जीवन में आज तक पुलिस चौकी पे हमने गए हम तो सर मैंने डर के चाबी दे दी। सर उसने, वो विजय दर्शन जो था वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, हम 3 लोग पीछे बैठे थे, मैं और मेरे 2 दोस्त और एक पुलिस वाला। अच्छा। और एक पुलिस वाला आगे कंडक्टर गाड़ी पे बैठा था साइड पे। अच्छा। और एक ब्रेजा गाड़ी को ला रहा था उनकी को पीछे। अच्छा। से तो सर पुलिस चौकी पे ना जाने की जगह एक सुनसान रास्ता हमारी तरफ उधर राइट हैंड पे, उधर ले जाने लगा और गाड़ी में मार पिटाई करने लगा। अच्छा। और उल्टी सीधी गाली, तुम माधव चौथ वो हो और वो हो। मैंने कहा सर मैं तो आज तक किसी भी सरकार से मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं तो घर से जिम, जिम से घर, मैं तो आज तक जीवन में कभी पुलिस चौकी पे नहीं चढ़ा। अरे तुम सब एक जैसे होते हो और वो
आज तुम्हारी यादव गिरदी निकाल दूंगा, और उल्टा सीधा बोलने लगा। और सर कोई इधर से चांटा मारे, कोई उधर से चांटा मारे, अगर आगे देखे तो पीछे वाला मार दे, अच्छा। पीछे देखे तो आगे वाला मार दे। ऐसे मतलब ऐसा गाड़ी में कुत्ता सा बना लिया, अंधेरे में गाड़ी को अपने पहले गियर में चला रहे थे, बिल्कुल चलो चलो। तो सर अब जवान उम्र है मेरे, मुझे भी हल्की से गुस्सा आ गया। मैंने कहा सर ये क्या बदतमीजी कर रहे हो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो सर मैंने अपनी गाड़ी की खिड़की खोल के मैं नीचे उतरने लगा। एकदम से विजय दर्शन ने अपने पैरों पे वो पिस्टन रख रखी थी, कोक उसने पहले कर ली थी जब मुझसे चाबी ली थी। अच्छा। और उसने एकदम से पिस्टन लेकर एकदम से पीछे पे ऐसे करके बैठ रहा, एकदम से गोली चला दी। गोली मेरे गर्दन के यहाँ आर पार निकल गई यहाँ से। ये आप निशान देख सकते हैं, गोली यहाँ लगी है इनके और पीछे चली गई है। पीछे इनके सर्वाइकल जो पीछे पूरी होती है रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड पे पूरी रॉड पड़ी हुई है जी। उसके बाद क्या हुआ, गोली लगने के बाद क्या हुआ? सर फिर गोली लगने के बाद उन पुलिस वालों का तीनों चारों का आपस में बहुत झगड़ा हुआ कि तूने क्या कर दिया, माधव चौथ क्या जवाब देगा। उनकी बहुत आपस में झगड़ा हुआ। फिर मेरे दोस्त थे उन्होंने रोल वोल मचाई कि गुरुजी को गोली मार दी। फिर वहाँ से वो मुझे गाड़ी में घेर गई और लेके गाड़ी को आगे भाग गया। फिर उसने किसी बड़े अधिकारी के पास फ़ोन करा कि सर मुझसे गलती से ऐसा हो गया। आपको गोली कितने बजे मारी गई थी? सर मुझे गोली करीब 9:30-10 बजे करीब, 10 बजे के आसपास। 10 बजे के आसपास गोली मारी थी। और फिर सर वो कम से कम 2-3 घंटे तक मुझे ऐसी गाड़ी में घुमाता रहा। खून गिरता रहा? हाँ, खून तो बह गया था सारा। और मेरे दोस्तों के और गाड़ी की सीट वगैरह सब खून खान हो गई। उससे मैं कम से कम 4-5 महीने पहले मिस्टर उत्तराखंड का वो मेडल जीत के लाया था, उत्तराखंड रुड़की से। तो सारा ब्लड सब निकल गया। और फिर उसने अधिकारी के पास फ़ोन करा, अधिकारी ने उसको सलाह दी कि ऐसे ऐसे अस्पताल में एडमिट करके वहाँ से निकल जाना। सर वो गाड़ी में मुझे ले जाके बार बार मेरे हाथ को पकड़ के चेक कर रहा था कि इसकी नब्ज़ चल रही है, जिंदा है कि नहीं। हाँ जिंदा है कि नहीं। और जो मेरे दोस्त थे वो किराए रेंट पे रहने वाले हैं, तो उनको बार बार धमकी दे रहा था कि रात के रात निकल जाना, माँ चौथ, वरना तुम्हारा भी इससे बुरा हाल करूँगा। अगर कोई से ने गवाही दी। और हम तीनों लोगों के फ़ोन छीन लिए थे। अच्छा, फ़ोन तीनों के ले लिए? हाँ, किसी को घर पे फ़ोन नहीं करने दिया था। अच्छा। और उन लड़कों को भी। फिर सर वो अधिकारी से बात करने के बाद फोर्टिस अस्पताल है हमारे यहाँ पे सेक्टर 63 में, उसके गेट पे छोड़ के मुझे बाहर ही भाग गए चारों के चारों पुलिस वाले ब्रेजा गाड़ी में। अंदर एडमिट भी नहीं करवाया? अंदर एडमिट भी नहीं करा। मेरे दोस्त अंदर गए, उनके खून में कपड़े सने हुए थे। उन्होंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करी, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि ये पुलिस केस है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, पहले पुलिस बुलाओ। तो फिर अब मेरे दोस्त वहाँ से 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल चल के आए भाग के, क्योंकि खून में कपड़े सन्ने। तो कोई ऑटो वाले ने लिफ्ट भी नहीं दी, ना कोई गाड़ी वाले ने लिफ्ट दी। रात को 11-12 बजे करीब गोली लगने 2-3 घंटे बाद फिर मेरे दोस्त वहाँ से अस्पताल से पैदल आए भाग के, यहाँ पे आकर मेरा घर पता करा, घर वालों को बताया। फिर घर वाले गए, घर वालों ने मीडिया बुलाई, पुलिस बुलाई। फिर रात को कहीं 3-4 बजे जाकर मुझे ट्रीटमेंट मिला। 10 बजे गोली लगी है, 3-4 बजे ट्रीटमेंट मिल रहा है? हाँ जी 3-4 बजे मेरे को एडमिट करा गया। तो उस समय कोई पुलिस प्रशासन अधिकारी आए, उन्होंने क्या बोला? बड़े बड़े अधिकारी आए थे, पूरा अस्पताल मतलब सब मीडिया को सबको घेर लिया था कि मतलब कोई ज़्यादा बात ना बन पाए। अच्छा। बहुत पुलिस हो गई थी दुनिया भर की, ना किसी को बोलने दे रहे ना कुछ, सबको अपने काबू में ले लिया। आप तो बोलने की हालत में थे नहीं? मैं तो अल्टरनेटर पे पहुंच गया था। अच्छा। हाँ, मेरे तो 4-5 दिन ये भी नहीं पता था कि जिंदा है या मर गया। अच्छा। और घर वालों को सबको अपने उसमें ले लिया था, जो किसी से हम घर वाले कोई बयानबाजी ना कर पाए या उल्टा सीधा भाषण ना दे पाए। और जो लड़के थे जो किराएदार थे वो उन्होंने मेरा खूब साथ दिया, उन्होंने सारी बात बताई थी कि ऐसे बात। नहीं, वो अगले दिन निकल गए कि थे वो कुछ दिन? नहीं, वो अब तक भी साथ हैं। अभी भी है साथ? हाँ, एक तो उनमें से ख़त्म हो गया। अच्छा। एक्सीडेंट में। एक अभी भी है, वो अब तक भी उन्होंने लास्ट टाइम तक जहाँ भी जरूरत पड़ी है कोर्ट में हर जगह गवाही दिया उन्होंने? हाँ, पूरी गवाही दी उन्होंने। फ़ोन मिला आप लोगों का? नहीं, ना फ़ोन मिले, ना मेरे हाथ में 2 अंगूठी थी, सोने का ब्रेसलेट था, 16,000 रुपये थे। कुछ भी नहीं मिला। सब निकाल लिया उन्होंने? सब निकाल लिया, सब ले गए। उस समय कुछ मुआवजे की बात की गई होगी, कुछ आश्वासन दिए गए होंगे सरकारी। उस समय पंकज सिंह विधायक थे, डॉक्टर महेश शर्मा यहाँ के उस समय केंद्रीय मंत्री थे, अभी सांसद हैं, वो भी आए होंगे, कुछ बात हुई होगी? हाँ, काफ़ी बार आए थे। सबसे पहले डॉक्टर महेश शर्मा जी आए थे, मुआवजे की पैसे की बात हुई थी, लेकिन हमने पैसे के लिए तो मना कर दिया। घरवाली को और बच्चों को पढ़ाने के लिए, घरवाली को ड्यूटी के लिए रिक्वायरमेंट करी, सरकारी नौकरी जिससे अपना बच्चा पल जाए। अब मैं तो देखो इस हालत में, और मेरा इतना खर्चा है, कम से कम 40-50 हज़ार रुपये महीने का लग जाता है। 20-25 हज़ार रुपये तो थेरेपी वाला आज के ले जाता है। एक लड़का रहता है नौकर साथ में, हेल्पर मदद के लिए, उसकी तनख्वाह देना, अपना खर्चा पानी, हर चीज़ का, डायपर का, हर चीज़ का, मतलब ज़िंदगी कुल मिला के ख़राब होगी जब से गोली लगी है। बस कुछ नहीं मिला सरकार की तरफ से? कुछ भी नहीं मिला। 8 साल हो गए। सरकारी नौकरी पत्नी को, मम्मी को और पापा को कहा कि मैं
रोते रोते आंखें और ख़राब हो गई, उनकी आंखें और बनवाई हैं। एक बहन थी अभी 4 साल पहले, उसने रो रो के सुसाइड कर लिया। वो रात दिन रोती थी कि तू कब सही होगा, कब चलेगा अपने पैरों पे। बस सर इतने गंदे गंदे थोत आते हैं दिमाग में, बस बच्चों के लिए जया जा रहा है। जब भी रात को आँख लगती है कानों में बस वही गोली की आवाज़ गूंजती है बुरी तरीके से, और वही उस विजय दर्शन शर्मा पुलिस वाले की गालियों की आवाज़ सुनती। क्या था क्या से क्या हो गया, आप फ़ोटो देख सकते हो। ज़िंदगी बस एकदम ख़राब होगी, खुद के लिए बोझ बन गए। अब कितने कितने दिन तो ऐसे हो जाते हैं कि नहाने के लिए मुंह देखना पड़ता है कि भाई तू आ जा, तू बैठवा दे। बस सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं, क्या करें। ज़िंदगी एकदम सर्वनाश हो गया। क्या लगता है कि अभी उम्मीद क्या है? एक उम्मीद होगी ना कि बस सर उम्मीद तो डॉक्टरों ने तो मना कर ही दिया कि जो कुछ है बस अब तो भगवान का नाम लो, थोड़ी बहुत वर्जिश कर लेते हैं, पड़े पड़े जितने बच के बस। अब तो बस बच्चों के लिए जिया जा रहा है, लेकिन अपनी तो बस अब बच्चों के लिए जी रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, पड़े पड़े। घर परिवार कैसे चलता है? सर बस घर परिवार पिताजी चला रहे हैं, जो मेरा खर्चा पानी थोड़ा बहुत मैं यहाँ जिम से निकाल लेता हूँ, और घर के खर्चा पानी को, बच्चे की पढ़ाई लिखाई सब पिताजी देखते हैं। उसमें बहुत लोग मदद करने आए होंगे आपके? हाँ बहुत लोग आए थे, डॉक्टर महेश शर्मा जी भी, और भी बहुत। आर्थिक मदद किसी ने नहीं किया? नहीं, समाज के लोगों ने कुछ? यादव समाज के लोगों ने मदद करी थी शुरू शुरू में। अच्छा। हाँ, और आजकल तो केस इतने हो रहे हैं, बताओ अब वो मेरी मदद करते रहेंगे तो और उनकी भी तो मदद करनी है। डॉक्टर शिव कुमार यादव संगठन चलाते हैं लखनऊ से। हाँ, डॉक्टर शिव कुमार जी ने काफ़ी मदद करी थी और करवाई थी भी। हाँ, और अभी भी हमारे संपर्क में, काफ़ी मदद करी थी उन्होंने, बहुत अच्छे इंसान है वो। क्या क्या कहेंगे आप? ये पुलिसिया कार्रवाई में बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं, फेक इनकाउंटर्स होते हैं। पिछला इतिहास अगर देखा जाए तो बहुत सारे पुलिस वालों को बाद में जब केस चलते हैं उनको सज़ा भी मिली है, बड़े बड़े अधिकारी इसमें नप जाते हैं। विजय दर्शन शर्मा भी जेल में था, फिर बाहर आ गया। क्या कहेंगे जब उसको जेल से बाहर देखते हैं आप? आपको लगता है कि यार मेरी क्या गलती क्या रही थी कि उस रात अचानक से मेरा कुछ सपना और था, मिस्टर इंडिया खेलता मैं, एक नई उम्र में मैं मिस्टर उत्तराखंड बन चुका था, आगे मेरा करियर था एक फलता फूलता, अचानक से विराम लग गया। दर्द तो होता है सर। बताओ 24 साल की उम्र में ज़िंदगी ख़राब कर दी उसने मेरी। 24 साल क्या उम्र होती है, और हमसे झूठा आश्वासन दे के बड़े बड़े अधिकारी, IG DIG CO SHO घर पे आके सब लोगों ने झूठा आश्वासन दे दे के, ये बोल बोल के कि सरकार से कब तक लड़ोगे, झूठे बयानबाजी हमारी वहाँ कोर्ट में करा दी। कोर्ट में क्या बयानबाजी हुई? कोर्ट में बयान हमसे झूठा दिलवा दिया कि सरकार से कब तक लड़ोगे। भाई को धमकियाँ मिलती थी, भाई केस की देख रेख कर रहा था, तो बताओ मजबूरी में हमें आके। केस अभी चल रहा है कि केस उठा ले? नहीं, केस तो बंद करवा दिया उन्होंने। बंद करवा दिया? हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया कि सरकार से कब तक लड़ोगे, कब तक टक्कर लोगे। कॉम्प्रोमाइज में कुछ मिला आपको? नहीं, ये साहब शर्तें रखी थी, कहा मैं कि घरवाली को ड्यूटी देंगे और बच्चों को आजीवन पढ़ाएंगे, जब तक पढ़ाएंगे बच्चे। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, और खाली बच्चे पढ़ रहे हैं, ना घरवाली को ड्यूटी मिली है, ना कोई हमें मुँह मिला है। बच्चों को पढ़ाई का पैसा वो देते हैं, सरकार देती है? हाँ, डॉक्टर महेश शर्मा ने करवाया था। अच्छा। हाँ, बस बच्चे पढ़ते हैं? बस बच्चे पढ़ते हैं, और कोई खर्चा पानी नहीं मिलता? उसमें भी मेरा एक मेरा बच्चा है, एक भाई का बच्चा है। अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे मेरा बच्चा छोटा था, लड़का एक 2 साल का ही था, तो एक भाई का बच्चा पढ़ता है, एक मेरा बच्चा पढ़ता है। और भी लोग हैं जो लोग आपको सुन रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे आप कि मतलब जो परिवार और भी हैं, जैसे मंगेश यादव हैं, कहा जाता है वो भी फेक इनकाउंटर मारे गए, उनका परिवार एक अकेला, अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे, वो गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला लड़का, उसको भी मार दिया जाता है, परिवार उसका उजड़ जाता है। क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है, देखो तो आप भी किसी के भाई हो, बेटे हो, किसी के माँ बाप के जी से पूछो। आज मेरी माँ की, मेरे बाप की रो रो के आँखें बनवानी पड़ी मजबूरी में। मेरी एक जवान बहन थी, आज हमारी एक भांजी 10-12 साल की, आज उसे हम पाल लें। वो कभी अपने घर पे रहती है, कभी अपने मामा के यहाँ पे, हमारे यहाँ पे रहती है। उस बेचारी की तन्नक सी उम्र में उसकी माँ, यानी कि हमारी बहन सुसाइड करके मर गई, रात दिन रोती थी। हमारी माँ के जी से पूछो। मेरे तो पुलिस प्रशासन से और सरकार से ही रिक्वेस्ट है कि इन पुलिस वालों को इतनी छूट ना दी जाए, जो किसी के घर ही बर्बाद हो गया, बहन चली गई, माँ का पापा पिताजी का TB हो गया, दिमाग में सोच गए, आंखें बन गई। आज हमारे घर की जाकर न्याय की उम्मीद अभी भी अच्छी है कुछ कि नहीं है? सर देखो, मैं झूठ बोलूँ इस सरकार से तो है नहीं,
क्योंकि अखिलेश जी भी तो विपक्ष में है, अखिलेश जी से कभी मिलने की कोशिश की कि अखिलेश जी से मिलते हैं, उन तक बात पहुंचाते हैं, अखिलेश जी मदद करेंगे कुछ? अखिलेश जी से पिताजी मिल गए थे, अखिलेश जी ने शुरू में मदद भी करी थी काफ़ी, अच्छा, हर चीज़ से सहयोग भी किया था। हाँ, अखिलेश जी से उनकी तो मिल, सरकार चली गई थी, फिर सरकार 22 में भी नहीं आई उनकी। चलो कोई बात नहीं, सरकार से तो सर बस जब इस सरकार से उम्मीद है? इससे उम्मीद नहीं सर, 8 साल हो गए, नहीं है। नहीं है। अब देखो उसका न्याय तो या तो ऊपर वाला करेगा या तो जीते बंदे रहिए हम करेंगे, क्योंकि हम भी यदुवंशी है, कृष्ण जी के वंशज हैं, हमारे अंदर भी खून गरम है। कोई बात नहीं, देर सवेर होगा लेकिन इंसाफ होगा, सरकार करेगी या हम करेंगे। ये नोएडा के जितेंद्र यादव हैं, 24 साल की उम्र, मिस्टर उत्तराखंड जीत करके रुड़की में आते हैं। ये जवानी शबाब पर होती है, शरीर बना हुआ गठीला नौजवान, 6 फुट का नौजवान जो नए नए सपने देखता है कि अब मैं बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में बड़ा नाम करूंगा मैं। लेकिन एक रात की घटना, महज कुछ सेकंड की घटना में वो गोली लगती है, और गोली ऐसी लगती है कि शरीर पूरा काम करना बंद कर देता है। आपके शरीर का कौन कौन सा हिस्सा काम करता है, थोड़ा बताइए। सर मेरे यहाँ से नीचे नीचे बस दोनों हाथ काम करते हैं, वो जो राइट हैंड कम करता है, लेफ्ट सही करता है। अच्छा, हाँ। गर्दन के नीचे बस दोनों हाथ काम करते हैं? हाँ जी, मुझे कुछ पैर वगैरह कुछ भी नहीं पता, आप देख लो सारे पैर वैर जले हुए हैं, सारे ये इनके जले, पैर भी यहाँ पे कैमरे में दिख रहे हैं, पैर भी जला हुआ है इनका यहाँ ये पे। जला हुआ है यहाँ से। इनको पता भी लगा कि पैर मेरा जल गया, क्योंकि बॉडी पूरी सुन्न हो चुकी है, कुछ काम नहीं करती। एक बार मैं सर्दी में बैठ के आँच के सामने ताप रहा था, हाँ। पैर जल गया, पता भी नहीं चला। कई बार ऐसे हो कि पैर में कुछ लग जाता है, आप देख रहे हो दुनिया भर के निशान पड़े हुए हैं, हाँ। पता ही नहीं चलती कुछ। यहाँ से नीचे नीचे अगर आप चाकू से काट ही दोगे तब भी पता नहीं। ये है उत्तर प्रदेश में पुलिसिया कार्रवाई में किस तरह से एक लड़का एक फलता फूलता करियर खो देता है। उसके बाद से जो अपनी तैयारी के दिनों में या बॉडी बिल्डिंग के दिनों में 300 किलोग्राम 400 किलोग्राम कुछ भी नहीं था उसके लिए वजन, आज वो मोहताज है कि कोई आए उसको उठाए, वो पानी पी ले गिलास, वो खाना खा ले 2 रोटी, पानी भी डर के पीता है क्योंकि पानी ज़्यादा अगर पी लेगा तो वॉशरूम वगैरह जाने में दिक्कत होगी, खाना ज़्यादा खा लेगा तो भी दिक्कत हो जाएगी। वो लोगों की राहें देखता है, कोई आए उसको उठा करके व्हीलचेयर पर बैठा दे, उसको व्हीलचेयर ही उसकी ज़िंदगी बन गई है। लेटा रहता है, जिम में मौजूद है, जिम में ये देखिए ये बिस्तर है इनका, इसी पर लेटे रहते हैं, ये इसी पे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हाथ वाथ की कर लेते हैं, थेरेपी होती है, फिजियोथेरेपी होती है, उसका खर्चा है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, बीबी को सरकारी नौकरी का आश्वासन था वो भी नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। परिवार बिल्कुल, बहन थी, बहन ने सुसाइड कर लिया, पिताजी माताजी की दोनों आँखें खराब हो गई, उनको आँखें बदलवानी पड़ी। ये तमाम जो चीज़ें घटनाएं आप देख सकते हैं कि किस तरह से उस पुलिस वाले की ज़िद में, या वो ये कह रहे हैं कि मैंने नाम अपना जितेंद्र यादव बताया, यादव नाम सुनते ही वो भड़क गया। आप सोच सकते हैं कि क्या हालात हैं। मैं केवल यादव की बात नहीं कर रहा, यूपी में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं और मैं वो सारी घटनाएं दिखाऊंगा आपको, चाहे वो कुशवाहा हो, निषाद हो, मौर्य हो, पाल हो, पासी हो, जाटव हो, तमाम वो जातियां हैं, सबके साथ कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हुई हैं जो शायद गलत हैं। हम वहाँ तक जाएंगे, उन परिवारों से बात करेंगे, मिलेंगे। तो ये थी नोएडा के जितेंद्र यादव की कहानी। इनसे बातचीत करने की और भी कोशिश करेंगे अगर आगे आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ती है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय देना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर किसी और शख्स से मुलाकात करेंगे हम लोग जो किसी पुलिसिया कार्रवाई का शिकार हुआ हो, जहाँ पर उसकी गलती ना रही हो। आप लोग अपनी राय देना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। नमस्कार।